आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 2 विलयन, जिसे हम एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे। विलयन क्या होता है? से लेकर सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। विलयन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों घटक आपस में पूर्णतः मिश्रित हों। जिसमें दोनों घटक, जैसे कि ये पानी और चीनी का मिश्रण है, तो जैसे ही हम पानी में चीनी को घोल देते हैं तो वो दिखना बंद हो जाती है, अर्थात यह इन दोनों का समांगी मिश्रण है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ घिर गए हैं, जिसे देखकर हम ये नहीं बता सकते कि यह कौन सा मिश्रण है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे ही दो मिश्रणों को मिलाने पर प्राप्त जो अवस्था होती है उसे ही हम विलयन कहते हैं। और यदि हमने केवल पानी और चीनी को मिलाया है, अर्थात दो घटकों को मिलाया है, यदि दो ही घटकों को मिलाया है तो इसे हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। और यदि हम तीन घटकों को, पानी, नमक, चीनी, तीनों को मिलाएं तो इसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। लेकिन हम हमारे चैप्टर में 12th क्लास तक केवल द्विअंगी विलयन के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द्विअंगी विलयन में जैसे पानी है और हमने इसमें C6H12O6 अर्थात चीनी को घोल दिया, ये चीनी का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ हमें इसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी हमने चीनी को घोल दिया। तो इसमें कम मात्रा में घोली हुई कौन है? चीनी, तो इसको हम विलेय कहेंगे। और ये होता है पानी, जो इसको कहेंगे विलायक। अर्थात विलयन जो होता है, ये पानी और चीनी का जो मिश्रण है, ये दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, पानी और चीनी। तो इनमें जो पानी है उसे हम विलायक कहते हैं और जो चीनी है उसे विलेय कहते हैं। अर्थात विलयन जो होता है जिसमें एक घटक विलेय होता है और दूसरा घटक विलायक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। ये आपकी एक ऐसी डेफिनेशन है जिसे यदि पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वैसे इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये और भी गुड है। अब समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य वही है, विलेय और विलायक दोनों की मिश्रण की अवस्था एक ही होनी चाहिए। अर्थात पानी और नमक में देखने से यह नहीं पता चलना चाहिए कि कौन सी अवस्था है, अर्थात वो दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। अब यहाँ विलेय की परिभाषा इस तरह भी दे सकते हैं कि जो अपनी अवस्था चेंज कर लेता है, जैसे चीनी को घोला तो वो ठोस से द्रव अवस्था में चला जाता है और घुलने के पश्चात। तो जिस विलयन में विलेय की अवस्था दिखाई नहीं देती, विलयन की अवस्था वही होती है जो विलायक की अवस्था होती है। अर्थात विलायक की अवस्था ही विलयन की अवस्था होती है और विलेय की अवस्था विलायक की अवस्था में चेंज हो जाती है। अर्थात विलेय की अवस्था चेंज हो जाती है, विलायक की अवस्था चेंज नहीं होती। विलेय कम मात्रा में उपस्थित होता है जबकि विलायक ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। इस तरह हम विलेय और विलायक में विभेद कर सकते हैं। और आप तो सिंपल सा याद रखिए कि विलेय कम मात्रा में उपस्थित होता है जबकि विलायक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब विलयन, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि विलयन क्या होता है, विलयन किसके बारे में, विलयन के बारे में। तो विलयन को सबसे पहले हम भौतिक अवस्थाओं के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, जैसे कि विलयन की अवस्था यदि ठोस है, विलयन की अवस्था यदि ठोस है या द्रव है या गैस है, इसके आधार पर हम उसको तीन भागों में बांट सकते हैं। वैसे हम भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। और विलेय विलायक मतलब इसको और भी कई आधारों के आधार पर कई भागों में बांट सकते हैं। उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम भौतिक अवस्था के आधार पर चर्चा करते हैं। इनके तीन भागों को, ठोस, द्रव और गैस, तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि O2 और CO2 का, O2 और N2 का विलयन है, NO2 का ये जो विलयन है, या फिर SO2 प्लस O2 का विलयन है जिससे SO3 बनता है, ये गैस के विलयन हैं। इनको हम अलग श्रेणी में रखते हैं जिसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। जबकि आपने देखा होगा मतलब कि, और आपको मैं अभी नोट्स के साथ ही स्टडी कराता हूँ गैसीय विलयन। तो जब किसी गैसीय विलायक में विलेय को मिश्रित करने पर, यानी कि विलेय कोई भी हो, विलेय ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, वो विलायक में घुलने पर अपनी अवस्था चेंज कर लेता है। अर्थात विलायक तो गैस ही होगा, जो विलायक होगा वही विलयन की अवस्था होगी। विलायक की अवस्था इट इज़ इक्वल टू विलयन की अवस्था। तो यदि विलायक गैस है, चाहे विलयन कोई भी हो, विलयन ठोस हो, द्रव हो, गैस से हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो विलेय को मिश्रित करने पर समांगी मिश्रण, और इन दोनों का समांगी मिश्रण गैसीय अवस्था में प्राप्त हो तो इस प्रकार का विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। आप यह कह सकते हो कि विलेय कोई भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। विलायक गैस होना चाहिए तो प्राप्त विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। विलयन समांगी मिश्रण का होना चाहिए।
और इसी प्रकार हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि द्रव विलयन जिसमें ब्लैक द्रव हो और ब्लैक द्रव जिसमें ब्लैक जो है वो तो द्रव होना चाहिए, और वही है सब सिस्टम जो पहले वाले में था कि विलय कोई भी हो और प्राप्त समांगी मिश्रण द्रव विलयन कहलाता है। इसी प्रकार हम ठोस विलयन का भी दे सकते हैं, यानी कि ब्लैक ठोस होना चाहिए और विलय कोई भी हो और प्राप्त समांगी मिश्रण ठोस विलयन कहलाता है। हम इसके एग्जाम्पल भी देंगे। देखो इसमें हम अब हमारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात की गई है। तो विलय गैस हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो जो मतलब कि यहाँ पर ये देखो आप तो कि जैसे कि विलय गैस है, गैस और गैस, तो इन तीनों में जो विलयन बनेगा वो गैसीय विलयन, वो गैसीय विलयन, और इसका भी गैसीय विलयन बनेगा। हम पहले गैसीय विलयन की बात कर लेते हैं। तो यदि चलो हम विलय की प्रकृति के आधार पर ही बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे नोट्स में लिखा है। तो यदि विलय गैस है और विलायक गैस है तो गैसीय विलयन बनेगा। जैसे कि वायु यानी कि O2 प्लस CO2 प्लस N2, ये जितने भी हैं ये सब वायु में घुले हुए हैं, और हम वायु को देखकर ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सी गैस घुली हुई है। तो इस प्रकार ये एक समांगी मिश्रण है, इसका हम पता चल गया। और ये गैस और गैस से मिलकर बनी हुई है, तो ये हो गया हमारा गैसीय विलयन का एग्जाम्पल। तो गैसीय विलयन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: गैस विलयन, गैस विलयन, गैस द्रव विलयन और ठोस गैस विलयन। तो इस प्रकार इसके एग्जाम्पलों को आप याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यदि द्रव के अंदर गैस को घोलें, ऐसा एग्जाम्पल कहाँ मिलता है। तो आपने आपको देखा होगा सोडा वाटर, यानी कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उनके अंदर यदि हम जैसे ही उनके ढक्कन खोलते हैं एकदम से उसमें तेज़ी से गैस बाहर निकलती है, वो होती है CO2 गैस को उस जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर भरा हुआ शीतल द्रव होता है उसके अंदर मिश्रित किया जाता है, उसमें तेज दाब पर उसको मिश्रित किया जाता है। इस तरह द्रव और गैस जिसमें CO2 उसमें पूरे द्रव में एक समान रूप से वितरित हो जाती है। इस तरह द्रव गैस का विलयन गैसीय विलयन उपस्थित होता है। मतलब कि द्रव में गैस को घोला जा सकता है। ठोस में गैस को कैसे घोलेंगे, तो ठोस में गैस को घोलना है हमें। जैसे कि यदि हम बात करें ठोस के अंदर हमें गैस घोलनी है, तो ठोस के अंदर यदि गैस को घोलना है तो हम देखते हैं कि ये वाला उदाहरण प्लेटिनम पर H2 का अवशोषण। प्लेटिनम जो होता है, ये धातु जो प्लेटिनम होता है ये कुछ इस प्रकार का धातु होता है, कुछ इस प्रकार का प्लेटिनम धातु होता है। अब यदि H2 गैस को इस तरह से प्रवाहित की जाए, H2 गैस को, तो H2 इसके इस प्रकार से बंधित हो जाता है और H2 इस प्रकार इसके साथ बंध बनाकर रहता है। इस प्रकार ठोस में गैस का विलयन देखा जा सकता है प्लेटिनम पर H2 का अधिशोषण। अब गैस के अंदर द्रव का, यानी कि गैस के अंदर हम द्रव को घोलेंगे, तो जैसे कि वायु में नमी, इधर के मत देखो आप इनको, ये थोड़े गलत लिखा हुआ गए हैं। वायु में नमी, वो जैसे कि नमी वायु, जो नमी वायु होती है जिस उसमें O2 में हमारा जल भी घुला हुआ होता है। तो इस प्रकार हमारा गैस के अंदर द्रव घुला हुआ होता है, तो इसे द्रव गैस विलयन कहते हैं और इससे हमें गैसीय विलयन प्राप्त होता है। और द्रव गैस यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इसको तो विलय लिखना चाहिए था और इसको विलायक, तब तो ये ठीक है सारे उदाहरण। ये थोड़ी गलती हो गई है यहाँ पर, इस पर मैं बता रहा हूँ, उन्हीं को याद कर लें आप। ठोस और गैस द्रव, ठोस के अंदर हमें द्रव को घोलना है, ठोस के अंदर द्रव को, तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमलगम। जैसे कि पारा हमारा क्या होता है, पारा हमारा एक धातु होता है, लेकिन हमारे उस पर रूम टेम्परेचर पर भी यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, भले ही ये धातु होता है। और ठोस को यदि उसमें हम सोडियम को पटक दें या फिर पोटेशियम को पटक दें तो ये दोनों ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ठोस विलयन तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हमारे ये ठोस का विलयन है, यदि ये सारे विलय हैं वो विलायक हैं, ये सारे ये विलय हैं, यानी कि गैस को ठोस के अंदर घोला जैसे प्लेटिनम पर, द्रव को ठोस के अंदर घोला जैसे जल में ग्लूकोज, और ठोस को ठोस में घोला जैसे मिश्र धातु। क्लियर।
अब हम यदि हमारा कोई भी विलयन है, अब हम बात करेंगे केवल द्रव अवस्था के विलयन की। अब हम यहाँ बात करेंगे केवल द्रव अवस्था के विलयन की बात करेंगे। द्रव अवस्था में तो उसमें हम द्रव के अंदर द्रव को घोलते हैं। जैसे ये हमारा पानी प्लस चीनी का विलयन है, तो पानी प्लस चीनी के अंदर हमें ये भी तो पता होना चाहिए पानी कितना मात्रा में है और चीनी कितना मात्रा में है, इसलिए हम एक शब्द सांद्रता नामक शब्द का उपयोग करते हैं। अब सांद्रता वाले शब्द में क्या है, तो किसी विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त पद सांद्रता कहलाता है। अर्थात विलेय और विलायक की मात्रा को व्यक्त करने के लिए, जैसे कि हमें पानी की मात्रा और चीनी की मात्रा उस पानी चीनी विलयन में पता करना है, तो हमें उसकी सांद्रता को लिख लेना चाहिए, जिससे हम इस प्रकार हम उसकी सांद्रता को मतलब कि उसकी मात्रा को व्यक्त करते हैं। तो उसकी मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम सांद्रता जैसे शब्द का उपयोग करते हैं। उसकी अगर हमें परिभाषा जाती है कि सांद्रता की परिभाषा लिखिए, तो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में मिश्रित विलेय की मात्रा को हम ये विलयन की सांद्रता कहते हैं। या फिर आप सांद्रता की परिभाषा कुछ इस प्रकार से भी दे सकते हो कि निश्चित विलायक में घुली हुई निश्चित विलेय की मात्रा, या विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की निश्चित मात्रा को व्यक्त करने के लिए विलयन की सांद्रता काम में ली जाती है। यानी कि जो सांद्रता है, अब सांद्रता है तो सांद्रता को हम दो प्रकार से माप सकते हैं। एक तो हम जैसे कि पानी में आपने चाशनी देखी है, चाशनी में हम चीनी में पानी डालकर उसको उबालते बहुत गाढ़ा कर देते हैं। और यदि हम पानी के अंदर चीनी को घोलें तो दो प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। पानी और चीनी के विलयन में तो एक तो चाशनी होता है और एक पानी और चीनी का विलयन होता है। तो चाशनी के अंदर तो थोड़ा सांद्र विलयन हो जाता है, तो इसको तो सांद्र विलयन कहते हैं, यानी थोड़ा गाढ़ापन, जो गाढ़ा विलयन होता है उसे तो हम सांद्र विलयन कहते हैं। और जो ये होता है जिसमें द्रवावस्था हो गई सामान्य विलयन, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसको तनु और सांद्र के आधार पर भी बांट सकते हैं, लेकिन हमें ये निश्चित रूप से पता नहीं है कि चाशनी के अंदर कितना है और पानी और चीनी के विलयन में कितनी किसकी मात्रा है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम इसका सहारा ना लेकर इनका सहारा लेते हैं। सांद्रता जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम विलेय और विलायक की निश्चित मात्रा को रख कर और इस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसको तीन भागों में बांटा गया है कि द्रव्यमान। तो सांद्रता को हम तीन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो W/W यानी कि वेट बाई वेट, एक W/V यानी वेट बाई वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इस तीन प्रकार से हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं W/W यानी वेट बाई वेट। द्रव्यमान W/W की बात कर लेते हैं। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी W/W%, जिसके अंदर हम W/W% की बात करते हैं, जिसमें विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। तो विलयन की ग्राम में मात्रा बटे विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100। इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। यदि विलेय का वेट WA है और विलयन का, और उसमें दो घटक हैं WA प्लस WB, यानी कि एक घटक है A और एक घटक है B। एक का वेट है WA, एक का वेट है WB, और A का वेट परसेंट निकालना है तो WA/WA प्लस B, यानी कि विलेय का भार बटे विलेय प्लस विलायक का भार, विलेय का भार बटे विलेय का भार प्लस विलायक का भार इंटू 100। इस प्रकार हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा आयतन है, इनका केवल सूत्र याद करना है कि विलेय की मिलीलीटर में मात्रा। अब आयतन है V/V है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो विलेय की मिलीलीटर में मात्रा विलयन की मिलीलीटर में मात्रा इंटू 100। या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, वो लीटर में हो चाहे मिलीलीटर में, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इंटू 100। इस प्रकार भी, लेकिन दोनों ही लीटर में होने चाहिए या फिर दोनों ही मिलीलीटर में होने चाहिए। तो इसको इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं जैसे पहला व्यक्त किया था। और W/V यानी वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि
विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। इसको इस प्रकार से, जैसे कि वो दिया गया होता है वेट बाय वॉल्यूम, उसी के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं विलयन का आयतन इंटू 100। इस प्रकार ये सूत्र हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हल करके अब हम इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया जाता है। यानी कि हमारा विलेय है 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल और विलायक और टोटल विलयन है हमारा 500 ml विलयन। इस विलयन का घनत्व 11 ग्राम पर मिलीलीटर है। ऑक्सैलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। W/W%। तो देखो, सबसे पहले हमें तो इसके अंदर 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल है, अर्थात जो विलेय का वेट है वो तो हो गया 11 ग्राम। विलयन का जो आयतन है VA+BV यानी कि टोटल V नेट इट इज़ इक्वल टू 500 ml। और जो हमारे इसका घनत्व है वो है 1.1। घनत्व का सूत्र हम जानते ही हैं, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमें आयतन पता है और घनत्व पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, यदि इसका प्रक्षांतरण करते हैं फिर ये सूत्र से हम इसका मान निकाल सकते हैं। फिर जैसे ही हम यहाँ पर 500 ग्राम इसको निकाल लेंगे, 1.1 इंटू 500 करके 550 जैसे ही आ जाएगा, हम इसका मान इसमें धर देंगे क्वेश्चन के आंसर में और हमारे सूत्र में धर देंगे। ये जो हमारा सूत्र था, ये जो सूत्र था हमारा, इसमें धरकर इसका मान निकाल लेंगे कि WA हमें दिया है 11 ग्राम, तो ये 11 धर दिया हमने और 550 हमने इसका पूरे का वॉल्यूम वेट निकाला और इंटू 100 किया और 2%। इसको बांट कर देख लो कि 11 एकम 11 है, 11 पूरे 50, 50 है को 1 तो 1 0 कट को 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये है 2%। इसी प्रकार इन दूसरे क्वेश्चन को भी कर लेंगे हम, इसी प्रकार इस तीसरे को। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो होता है विलेयता। तो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुलने की प्रवृत्ति का माप, यानी कि एक निश्चित विलायक है कि चाशनी पड़वे तक पानी में चीनी को घोला जा सकता है। बस यही उस माप को, यानी कि चीनी की घुलती हुई माप को ही विलेयता कहते हैं। तो हम दे सकते हैं कि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, तो उसमें हम पानी की निश्चित मात्रा में विलेय की घुलने की प्रवृत्ति को, और हम यहाँ पर लिखना जरूरी है स्थिर ताप पर, कि स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं, या फिर विलेय की घुलने की प्रवृत्ति का, विलेय की घुलने की मात्रा का माप को हम विलेयता कहते हैं। विलेयता एक गुणधर्म है, विलेयता एक गुणधर्म है, विलयनों का ऐसा गुणधर्म है जो विलयनों में विलेय के घुलने की प्रवृत्ति का माप करता है। आप समझ ही गए होंगे मैंने जिस तरह उदाहरण दिया आपको। अब ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि यदि हम पानी को चीनी में घोलते हैं तो चीनी क्या है, ठोस है, हमारा ठोस है चीनी हमारा। तो चीनी को यदि हम वाटर में घोलते हैं तो इसकी जो विलेयता होगी, यानी कि पानी की चीनी में घुलने वाली वह अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। यानी कि विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुलती है विलेयता कहलाती है। और इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको कौन कौन प्रभावित करता है, यदि हम पानी में चीनी को घोल रहे हैं और ताप बढ़ाते जाएं तो हम चीनी को अधिकाधिक घोल सकते हैं, यानी कि ताप इसको प्रभावित करता है। और यदि हम दाब की बात करें कि यदि हम उस पर दाब लगाते जाएं तो दाब से क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी यानी कि ठोस और द्रव, जो हमारा वाटर लिया है हमने और जो हमने सॉलिड लिया है यानी कि चीनी जो ली है, तो सॉलिड एंड
और ये वाटर क्या है हमारा लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही असंपीड्य होते हैं, हम जानते हैं। तो दाब का इन पर कोई प्रभाव नहीं कर पड़ेगा, अर्थात इसको प्रभावित करने वाले कारक के अंदर हम दाब को सम्मिलित नहीं करते हैं, ताप को सम्मिलित करते हैं। ताप हमने देख ही लिया, क्योंकि वाटर ताप से प्रभावित होता है। और विलेय एवं विलायक की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। यह जैसे विलेय और विलायक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है, तो हम जानते हैं कि विलेय और विलायक की समान समान को घोलता है कि नियम का पालन करता है, यानी कि विलेय और विलायक की प्रकृति भी समान समान को घोलता है। तो विलायक की प्रकृति कैसे, तो हम जानते हैं समान समान को घोलता है, अर्थात पर निर्भर करता है। आयनिक ध्रुवीय ठोस, ये जो भी लिख रहे हैं इनके ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप याद रखें कि विलायक, यदि विलायक ध्रुवीय है तो यह विलेय भी ध्रुवीय होना चाहिए, तो ही यह इसमें घुलेगा। जैसे कि ध्रुवीय विलायक जैसे कि वाटर, और ध्रुवीय विलेय जैसे कि NaCl या चीनी, तो केवल ध्रुवीय विलेय ही ध्रुवीय विलायक यानी कि NaCl H2O में घुल सकता है, क्योंकि दोनों ही ध्रुवीय हैं, दोनों ही समान हैं, इसलिए। या फिर तभी खुल सकते हैं जब दोनों ही अध्रुवीय हों, तब घुल सकते हैं, क्योंकि समान समान को घुलता है। अब इसका भी उदाहरण, जैसे कि बेंजीन जो कि अध्रुवीय होता है, बेंजीन के अंदर यदि हम नेफ्थलीन को घोलें जो कि एक अध्रुवीय विलेय है, नेफ्थलीन को घोलें तो ये घुल जाएगा, तो ये घुल जाएगा। लेकिन अगर हम बेंजीन के अंदर यदि हम NaCl यानी नमक को घोलें या फिर चीनी को घोलें तो यह नहीं घुलता है। तो इस तरह विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति इस पर निर्भर करती है। आप याद रखें, समान समान को घुलता है और कुछ नहीं। और ताप कैसे प्रभावित करता है, तो यदि देखो दो प्रकार के विलयन होते हैं। यदि पानी को चीनी में घोलें तो या तो ऊष्मा मुक्त होगी या ऊष्मा यह ग्रहण करेगा। लेकिन यदि हम पानी को चीनी में घोलते हैं तो यह ऊष्मा लेता है, अर्थात यह ऊष्मा शोषी प्रकृति होती है। तो जैसे कि हम पानी को चीनी में घोलते हैं तो ऊष्मा शोषी प्रकृति होती है। तो ऊष्मा शोषी प्रक्रमों के लिए ताप बढ़ाने पर हम पानी में चीनी को घोलते हैं और ताप बढ़ाते जाते हैं तो चीनी उतनी ज़्यादा घुलती जाती है। फिर और उसमें चीनी डाल दें, फिर ताप बढ़ा दें तो और घुल जाएगी। इस प्रकार यही एक लास आतालिए नामक वैज्ञानिक ने यह दिया था। लास आतालिए नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ऊष्मा शोषी प्रक्रमों में ताप बढ़ाने पर ठोसों की विलेयता बढ़ती है, जबकि ऊष्मा क्षेपी ताप बढ़ाने पर घटती है। क्योंकि ऊष्मा क्षेपी यानी कि ऊष्मा उल्टी दे रहा है, तो हम ऊष्मा उसमें देंगे तो वो प्रक्रम नहीं हो पाएगा, इस तरह विलेयता घट जाएगी। तो ये हमारा सत्य होता है कथन। अब यदि हम गैस की देखते हैं कि गैसों को यदि द्रव में घोला जाए तो उनकी विलेयता किन पर निर्धारित करती है, तो वही है इसकी जो निर्भरता है, ये ताप, विलेय, विलायक की प्रकृति और दाब, इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करती है। विलेय विलायक की प्रकृति पर कैसे, वही समान समान को घोलता है, वही विलेयता पर निर्भर कैसे करती है। तो देखो समान समान को घुलता है। अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलेय द्रवों में घुलती हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय प्रकृति की गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलती हैं। जैसे HCl जल में HCl, यदि हम हाइड्रोक्लोरिक गैस को यदि हम वाटर के अंदर घोलें तो यह घुल जाएगी, क्योंकि यह भी ध्रुवीय है, यह भी ध्रुवीय है। और यदि हम बेंजीन में इसको घोलें, HCl गैस को बेंजीन में घोलें तो यह नहीं घुलता है। मतलब घुलता तो है लेकिन बहुत कम घुलता है, नगण्य। और ताप का भी प्रभाव पड़ता है, दाब का भी प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम यहाँ पर दाब का प्रभाव को समझ लेते हैं। दाब का प्रभाव, तो दाब के प्रभाव को समझने के लिए एक वैज्ञानिक आए, हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने बहुत रिसर्च करी बाके पीछे बाको पता चलो जब बात को तो बंकू अवई पता है बात को तो या कोई तेज रिसर्च करे पीछे तब पता चलो हेनरी नाम के वैज्ञानिक को कि यदि हम दाब की बात कर रहे हैं कि गैसन पे दाब लगावे पे संकोटित है जहाँ में, यानी कि यदि कोई सिलेंडर है बाकी अंदर दाब गैस बढ़ रही है और वहाँ पे दाब लगाते जाएंगे तो जितने ज़्यादा वहाँ पे हम दाब लगाएंगे उतने ज़्यादा गैस वहाँ पे दाब लगाएगी। यह बात है तो हम जान ही हैं कि जितने ज़्यादा हम वहाँ दबाते जाएंगे उतने ज़्यादा गैस हमने दबाती जाएगी। तो यह तरीका थे
इसी नियम पर आधारित उसने अपना नियम दिया कि स्थिर ताप पर यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए, यानी कि T इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको कांस्टेंट कर दिया, और किसी गैसीय विलय की द्रव विलायक में विलय मात्रा दाब के समानुपाती होती है। यानी कि ये हमारा कोई सिलेंडर मान लो या फिर कोई बीकर मान लो, ये हमारा वाटर, ये हमने इसमें फंसा दी एक दाब लगाने के लिए एक पिस्टन फंसा दिया हमने इसमें, और हमने इसमें भर दी गैस, मान लीजिए O2 भर दी। अब हम जैसे जैसे इसमें दाब लगाएंगे, O2 यहाँ दाब लगाएगी और नीचे भी दाब लगाएगी। O2 चारों दिशाओं में बराबर दाब लगाएगी, जैसा कि हम जानते हैं। तो हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि यदि इस पिस्टन पर जितना दाब लगाया जाएगा गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी। ये बात सही है, यानी कि जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे O2 को फैलने के लिए जगह उतनी कम मिलेगी, और O2 को फैलने के लिए उतनी कम जगह मिलेगी, और ये नीचे की तरफ दबती जाएगी और पानी में मिल जाएगी। यह नियम दिया, यानी कि विलय में, मतलब कि द्रव में उस गैस की घुली हुई मात्रा द्रव में घुली हुई, यानी कि O2 जितनी वाटर में घुलेगी उतनी घुलेगी जितना ज़्यादा दाब लगाया है, अर्थात जितना P होगा उतनी उसकी घुली हुई मात्रा। मान लीजिए O2 की जो घुली हुई मात्रा है वह है M, तो P समानुपाती M, जितनी ज़्यादा दाब लगाया जाएगा उतनी ज़्यादा मात्रा घुलेगी। क्लियर? और फिर जब M समानुपाती P, तो इसे हम किसी तरह कांस्टेंट तो करेंगे ही, तो M इक्वल टू हमने Kp ले लिया। अब हमें K का मान डिफाइन करना है। K का मान क्या है? तो K का मान हम यहीं से निकालते हैं M/P के द्वारा। और जब हम इनके बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, जो कि हमारे नियम को साबित करता है। अब आता है हेनरी नियम की सीमाएं। लेकिन इस नियम की कुछ शर्तें हैं। सीमाएं की जगह आप शर्तें लिखिए। इस नियम की कुछ शर्तें हैं कि विलयन का ताप अधिक नहीं होना चाहिए, तो विलयन अधिक तनु नहीं होना चाहिए, अधिक ऊष्मा शोषी ऊष्मा छेपी नहीं होना चाहिए, कि विलयन जो है हमारा उसका ताप इतना अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ताप कांस्टेंट तो है ये, उसके साथ अधिक भी नहीं होना चाहिए, और विलय भी उसमें होना चाहिए, यानी तनु नहीं होना चाहिए इतना अधिक, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी भी नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्तें हो गई। और यहाँ पर द्रव की द्रव में विलयता, अरे यार ताप का तो बताना भूल ही गया मैं। ताप, तो ताप से किस प्रकार प्रभावित होंगी कि सभी गैसें ताप बढ़ाने पर फैलती हैं, जिसके कारण वो उसमें दब नहीं पाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए दाब को, यानी कि यदि कोई, और इस पर हम दाब लगा रहे हैं, O2 भरा हुआ है और ये वाटर है, तो जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे O2 ऊपर उड़ेगी। तो इससे अच्छा है हम ताप ना लगाएं। ताप नहीं लगाएंगे तो O2 इसमें उड़ेगी नहीं। ताप इज व्युत्क्रमानुपाती विलयता, यानी कि ताप जितना ज़्यादा होगा विलयता उतनी कम होगी। तो ताप का भी क्लियर। अब रही द्रव की द्रव में विलयता, यानी कि द्रव को द्रव में घोला जाए तो उस समय विलय भी द्रव होगा, विलायक भी द्रव होगा, तो ये घुल जाएगा। इसके बारे में आपकी किताब में नहीं दिया गया, हमने थोड़ा सा ले लिया यहाँ पर। इसके आगे का हमारा टॉपिक है राउल्ट के नियम को समझना। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट ने जो अपना नियम दिया था, वो वाष्प दाब के ऊपर दिया था। वाष्प दाब के ऊपर दिया था। तो वाष्प दाब के बारे में उसने क्या समझाया था, हम समझ लेते हैं कि वाष्प दाब है क्या। पहले तो हम ये समझते हैं राउल्ट के नियम से पहले हम ये समझते हैं कि राउल्ट का नियम है क्या। वाष्प दाब स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील द्रव की वाष्प द्वारा उसकी इकाई सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यानी कि यदि ये कोई द्रव है, और इसके ऊपर ये पिस्टन लगा दिया गया इसको दाब को मापने के लिए यहाँ पर, और ये दाब मापी जोड़ दी गई।
इस पिस्टन को थोड़ा भी दबाया गया तो वाष्प इसके द्वारा इस पर ये जो द्रव की मान लो ये सतह थी, तो इस सतह पर कुछ दाब डाला गया, चारों तरफ लगाया गया दाब तो, लेकिन इस सतह पर भी कुछ दाब डाला गया, वही दाब वाष्प दाब के तुल्य होता है, अर्थात वही वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब किसी स्थिर ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी वाष्पशील द्रव अर्थात जिसका वाष्प बनना संभव हो ऐसे द्रव की वाष्प द्वारा इकाई सतह पर यानी कि उसकी ही सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का अर्थ होता है कमी, वाष्प दाब में कमी। अब यदि ये हमारा सतह है, ये द्रव है, यदि हम इसमें कुछ अवाष्पशील द्रव मिला दें, यदि हम इसमें कुछ अवाष्पशील द्रव विलय मिला दें, जैसे अवाष्पशील जो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता, जैसे कि हमने लोहा मिला दिया, लोहे का टुकड़ा मिला, या फिर लोहे के स्थान पर यदि हम प्लास्टिक मिलाएं तो और भी अच्छा होगा। यदि हमने इसमें प्लास्टिक मिला दिया, इस द्रव में यदि हमने थोड़ा प्लास्टिक मिला दिया, या फिर ऐसा कोई द्रव मिला दिया जो इस द्रव की सतह पर आ जाए, जैसे प्लास्टिक है इसकी सतह पर आ जाएगा, जैसे ये द्रव है, यदि हम इसको तपा रहे हैं, इसकी द्रव वाष्प बन रही है, ये इसकी सतह है, यहाँ वाष्प है, यदि हमने उसमें प्लास्टिक डाल दिया, ये प्लास्टिक इसकी सतह पर आ जाएगा, तो प्लास्टिक इसकी सतह पर आ जाएगा, तो ये जो वाष्प के कण हैं जो ऊपर की ओर उठेंगे, इससे टकराकर पुनः संघनित हो जाएंगे, जिसके कारण जो ये जो वाष्प होगी ये कम बनेगी। और अगर वाष्प कम बनेगी तो वाष्प कम होगी तो वाष्प के द्वारा उस पर जो उल्टी तरफ लगाया गया जो दाब होगा, पिस्टन के कारण लगाया गया दाब, फिर उसके कारण जो लगाया गया दाब होगा वो कम होगा। अर्थात अवाष्पशील यदि हमने मिला दिया, अवाष्पशील विलय हमने यदि इसमें मिला दिया, यदि हमने इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया तो यह वाष्पशील विलायक में घोलने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अब हमने माना ये कोई गैस थी, ये कोई द्रव था, माना ये कोई द्रव था, मान लिया, ठीक है, ये इसकी सतह हो गई, यहाँ तक ये भरा हुआ है, और ये मान लिया हमने इसको ये हमने कोई इसमें वो लगा दिया पिस्टन टाइप, तो इसके कारण, और ये हमने कोई निश्चित ताप लगा दिया जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री या 40 डिग्री या मैक्सिमम 50 डिग्री या 100 डिग्री तक हमने इसमें कोई ताप लगा दिया गया। तो जैसे 100 डिग्री पर पानी उबल जाता है तो पानी की जब वाष्प बन जाएगी, वाष्प के द्वारा जो उल्टा दाब लगाया, मान लीजिए हमने कोई द्रव लिया ए नहीं, हमने कोई द्रव लिया जेड, तो इस जेड द्रव के द्वारा मान लीजिए कोई P0 दाब लगाया गया। अब हमने इसमें दोबारा, अब ये तो हो गया हमारा कि जेड लगा तो P0 बन गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया, जब हमने इसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया, मान लीजिए कोई भी के अवाष्पशील द्रव मिला दिया, तो हमारा जो ये था P0 जो था ये घट जाएगा, क्योंकि फिर इसके वाष्प वही हमने जो अभी देखा था वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। तो इस वाष्प दाब में अवनमन के कारण ये जो P0 था ये घटकर, मान लीजिए उसमें इतनी कमी हो गई, मान लीजिए उसमें कमी हो गई, तो P0 माइनस P वाष्प दाब रह गया, P0 पहले था, P कमी हो गई, P0 माइनस P और रह गया। तो वाष्प दाब में जो कमी हो गई, वाष्प दाब में जो अवनमन हो गया वो हो गया P0 माइनस P बाई P0। यानी कि देखो ये कैसे आया, जब हमारी कमी ये है, पहले का ये है, तो अब हमें अपेक्षित निकालना है, यानी कि पहले की अपेक्षा कितना हो गया, तो अब कितना वाष्प दाब है, अब है P0 माइनस P वाष्प दाब, पहले की अपेक्षा तो पहले का भाग दे देते हैं, पहला कितना था P0, तो ये आ गया P0 माइनस P बाई P0। तो यहाँ तक तो राउल्ट ने कुछ नहीं बताया, लेकिन राउल्ट ने अब अपना नियम दिया।
राउल्ट ने ये बताया, राउल्ट ने ये गलत लिख दिया है, यहाँ पर राउल्ट आएगा। तो राउल्ट ने बताया कि राउल्ट ने, वैसे मैं साधारण से आपको पहले ही बता देता हूँ कि राउल्ट ने क्या बताया। राउल्ट ने नाम के वैज्ञानिक ने, राउल्ट आयो खड़ा हुआ न्यो कही कि किसी भी वाष्पशील या अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ होता है उसकी विलेयता के लिए अलग अलग 2 नियम दिए। आपको मैं संग ही पढ़ा देता हूँ, अभी नहीं बताता। तो उसने वाष्पशील के लिए क्या दिया, वाष्पशील के लिए क्या दिया देखते हैं। तो उसने वाष्पशील द्रव के लिए राउल्ट का जो नियम था उसने बताया था कि निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील द्रव युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न के समानुपाती होता है प्रत्येक घटक का आंशिक दाब। यानी कि मान लीजिए ये जलीय विलयन, इसके अंदर मान लीजिए ये जलीय विलयन, इसके अंदर हमारा ए प्रोडक्ट है, एक बी प्रोडक्ट है इसी के अंदर। अभी हमने इसमें अवाष्पशील कुछ भी नहीं मिलाया है जिसके कारण वाष्प दाब में कमी हो। हमको बताना है हेनरी का नियम क्या था। हेनरी का नियम ये था, यदि हमने इस पर पिस्टन लगा दी पहले की तरह तो इसके कारण जो लगाया गया उल्टा दाब होगा। मान लीजिए पी, मतलब कि ए के कारण जो प्रेशर है वो पी ए है, बी के कारण जो प्रेशर है मान लीजिए वो पी बी है, पी ए है और वो पी बी है। तो हेनरी ने बताया था, हेनरी ने क्या बताया था कि ये जो दाब है ये इसी के, हेनरी नहीं राउल्ट, हेनरी ने तो ठोस के संबंध में कुछ बताया था, वो तो दूसरा था, ये राउल्ट है। राउल्ट ने ये बता दिया है, राउल्ट ने बताया है कि जो ये है मोल भिन्न के समानुपाती है। मोल भिन्न यानी कि मोल भिन्न क्या है, अब हमारी जो मोल भिन्न है यानी कि जो हमारा द्रव है जिसके अंदर हमने ए विलयन घोला है, बी घोला है, ए के कारण पी ए है और बी के कारण पी बी, यानी कि ए की वाष्प बनी उसके कारण लगाया गया दाब पी ए है, बी की वाष्प बनी उसके कारण लगाया गया पी बी है। तो पी ए का मान किसके साथ साथ बढ़ता है, ए की मात्रा के साथ साथ। और ए की मात्रा को किसके द्वारा प्रदर्शित करें, ए की मात्रा को हम एक्स से, क्योंकि इसमें 2 हैं, पी बी भी है तो, और बी की मात्रा को एक्स बी के द्वारा, और एक्स एक्स भी है क्या है, ये हैं मोल भिन्न के द्वारा। मोल भिन्न एक्स ए का मतलब है मोल भिन्न कि मोल भिन्न कैसे निकालते हैं हम, ए के मोलों की संख्या बटे ए प्लस बी के मोलों की संख्या, ए के यानी विलेय के मोल बटे विलयन का मोल, ए के मोल प्लस बी के मोल। तो जो ए के मोल की संख्या होगी, ए के मोल बटे ए प्लस बी के मोल इज इक्वल टू एक्स ए का मान होगा, तो पी ए समानुपाती होगा एक्स ए के। ये बताया था हमारा किसने, राउल्ट नाम के वैज्ञानिक ने। राउल्ट ने बता दिया कि उसकी मात्रा के समानुपाती होती है, और उसकी मात्रता को हम कैसे बताएं। हेनरी ने बताया कि उसकी मात्रा के समानुपाती होती है, हेनरी ने बताया था ये नियम। लेकिन राउल्ट ने कहा कि यदि घटक 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो हम ए के द्वारा, एम के द्वारा उसकी मात्रा के अनुसार परिभाषित नहीं कर सकते, तो हम केवल उसकी मोल घटक के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। और मोल घटक जो होगा ये विलेय के भार यानी ए के मोल बटे विलयन के मोल यानी ए प्लस बी के मोल के बराबर होगा। तो ये इसने बता दिया है। तो ये हेनरी के नियम के समतुल्य, लेकिन इसने थोड़ा चेंज करके सभी घटकों के लिए नियम लगाकर कर दिया जाएगा। अब हमने यहाँ तक क्लियर है कि पी ए, तो फिर जो हमारा ये था पी ए समानुपाती एक्स है, तो ये जो हमारा पी नॉट ए आया है के, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी ए बराबर के एक्स ए। तो ये जो के है ये हमारा पी नॉट ए के बराबर आएगा यहाँ पर, और ये जो पी नॉट ए है ये हमारा समानुपाती नियतांक है, ठीक है। और इसी प्रकार हमारा जो बी घटक होगा उसके लिए भी ये सत्य है कि पी बी समानुपाती एक्स बी, की पी
के मतलब बी घटक के वाष्प के द्वारा लगाया गया प्रेशर उसकी ही मात्रा के समानुपाती होगा। और वही इसका भी एक नियतांक है पी नॉट बी। अब हमारे डॉल्टन बाबा ने न्यू कही कि आंशिक दाब नियम दिया हुआ है डॉल्टन नियम में, और न्यू कही कि जितने को गैसों को कुल दाब है ना वो इनके आंशिक दाब के बराबर है, आंशिक दाब के बीजगणितीय योग के बराबर है। तो फिर ये बात सत्य है क्योंकि बीजगणितीय योग के बराबर है। तो पी इट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी, और पी ए को मान यदि हम बहाते ले में तो वो पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी को मान और पी नॉट बी एक्स बी, ये धर लियो अपन ने मान। और फिर ई हमारो समीकरण नंबर है वो 3 धर रखो हम पहलो। अब यहाँ पर इस समीकरण को हल करने के लिए हमें या तो एक्स ए में कोई मान धरना होगा या एक्स बी में। हमें इसको सरल करना है तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। हम जानते हैं कि ए का जो मोल भिन्न होगा प्लस बी का जो मोल भिन्न होगा ए प्लस बी बटे ए प्लस बी, इन दोनों का कुल योग तो ए के ही बराबर होगा। करके देख लीजिए, ए प्लस बी बटे ए प्लस बी आ जाएगा कॉमन में, तो ए प्लस बी कट के 1 आ जाएगा, तो ये 1 के ही तो बराबर आना है। अर्थात एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। अगर हम अब इस मान को इस समीकरण नंबर 3 में धर दें तो क्या मान आएगा, करके देखते हैं। तो हमने धर के देखा ऐसा मान कि हमने यहाँ पर ये मान धरा, तो हमने फिर इसका पी नॉट का इसमें गुणा किया तो ये आया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फिर उसके बाद हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया और मान आ गया ये हमारा लगभग अंतिम उत्तर सही है। P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब हम इसको और भी सरल कर सकते हैं। कैसे? तो जो हमारा ये उत्तर आया है पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट बी ए को स्थानांतरित कर दीजिए। स्थानांतरित किया तो पी माइनस पी नॉट में ए में गया, फिर इसके मान और जो इसका मान था इसको हमने दोनों को माइनस से गुणा कर दिया, और जब हमने इसको दोनों को माइनस से गुणा किया तो हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी और पी नॉट ए माइनस पी आ गया। फिर हमने यहाँ से एक्स बी का मान निकाला तो एक्स बी का मान आ गया हमारा कि हमने इसको पक्षांतरण कर दिया भाग में, तो उत्तर आया हमारा एक्स बी इट इज़ इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी बटे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। आप याद रखने के लिए कर सकते हैं, 2-3 बार बोलिए। राउल्ट का नियम वाष्पशील विलयों के लिए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी बटे पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी बटे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस पी बटे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। और व्याख्या आप कर ही सकते हो जैसा कि मैंने सिखाया था, पूरा सिखाया है नहीं। चलो अब वाष्पशील विलयों के लिए देख लेते हैं। जो विलय घुलते नहीं हैं उनके लिए राउल्ट का नियम। तो वाष्पशील विलयों के लिए स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील विलयों को वाष्पशील विलायक में घोलने पर अवाष्पशील विलयों को जिनकी वाष्प होती ही नहीं है, विलयन में भिन्न भिन्न घटकों का वाष्प दाब उनके मोल भिन्न के समानुपाती होता है, लेकिन यहाँ विलय अवाष्पशील है, अतः विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती होगा। तो यदि हम बात करें अवाष्पशील विलयों के लिए राउल के नियम की, तो अवाष्पशील विलयों के लिए राउल ने जो अपना नियम दिया था उसमें उसने जो बताया था इसके बारे में आप चर्चा ना कीजिए, इसे वो छोड़ दीजिए इनको। ये तो खिचड़ी है, रामायण है पूरी, इसको आप पढ़ लीजिएगा भले ही वीडियो को पॉज करके, लेकिन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जो राउल ने अतः अवाष्पशील विलायकों के लिए विलयों के लिए राउल ने निम्नलिखित नियम दिया कि स्थिर ताप पर यानी कि T इट इज इक्वल टू कांस्टेंट अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होगा।
देखो राहुल का जो पहला नियम था वाष्पशील विलयन के लिए, दूसरा नियम दिया था अवाष्पशील विलयन के लिए, तो ये दोनों सेम हैं बिल्कुल, बस अंतर थोड़ा सा इसके सूत्र में आएगा, बस उसका अध्ययन करना है। तो पहला बिल्कुल सेम है। तो देखो भैया ए हमने एक घटक मान लिया पहला, बी दूसरा घटक मान लिया, ए को हमने अवाष्पशील घटक माना है आपकी बार। तो वही पी बस अंतर बस इसमें इतना आएगा कि ये हमारा ये है घटक ए, घटक बी, जो वाष्पदाब होगा, ये तो अवाष्पशील है, इसकी वाष्प नहीं बनेगी, इसका वाष्पदाब नहीं होगा, यानी कि ए का जो वाष्पदाब है पी ए इट इज़ इक्वल टू 0, बी का ही वाष्पदाब होगा। यदि हम बी के वाष्पदाब को पी भी ना मानकर बी मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके वाष्पदाब को पी भी ना मानकर पी मान लेते हैं। तो इसका जो टोटल है वो भी पी है, बी का जो है वो भी पी है, ए का वाष्पदाब तो है ही नहीं है, तो हम इसके मान का उत्तर निकालते हैं वही नियम से। तो विलयन का वाष्पदाब, तो विलयन का वाष्पदाब जो P है वो एक्स बी के समानुपाती है। P इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, जहाँ पी नॉट बी एक समानुपातिक नियतांक है, ये समानुपातिक नियतांक है। और एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी कि दोनों का जो मोल भिन्न है वो तो इक्वल है, दोनों का मोल भिन्न। एक्स बी का मान 1 माइनस एक्स ए के बराबर है। जो देखो P है, P ए तो है ही नहीं है, P बी की बात करें तो जो P बी है वो एक्स बी के समानुपाती है। अब हम यहाँ लिखें एक्स ए समानुपाती, तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि एक्स ए का मान 0 है, तो हम इसको विफल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पी बी। अब पी बी को हमने पहले पी बी माना था, इसलिए अब की बार हमने इसको मोस्टली पी मान लिया है, क्योंकि पी ही है, पी ए मान नहीं माना है, इसलिए पी बी समानुपाती एक्स बी, पी बी समानुपाती एक्स बी, तो पी नॉट, इसको हमने सही लिख लिया बराबर के चिन्ह में। और हम जानते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। अब जो एक्स बी का जो मान निकला है हमारा, उसको हम इसमें धर देते हैं, तो P इज़ इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स ए। तो फिर हमने इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये निकलता है P इज़ इक्वल टू पी नॉट ए और ये पी नॉट बी एक्स ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब पी नॉट बी का स्थानांतरण कर देंगे, वो पी नॉट ए का बी का स्थानांतरण कर देंगे, तो मान आएगा P माइनस पी नॉट बी इट इज़ इक्वल टू पी नॉट बी माइनस, या फिर हम ऐसे इनका माइनस में गुणा करके फिर इसका पक्षांतरण करें तो मान आएगा ये। फिर इसमें हम एक्स ए का मान ज्ञात कर लेंगे कि इसका जो ए का जो भिन्न है वो पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी के बराबर होगा। अब यदि हम पहले को देखें तो पहले उत्तर आया था हमारा ये कि एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी बटे पी नॉट बी, वो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। और इसका मान आया है हमारे लिए और इसका मान आया है हमारा ये कि इसमें एक्स ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी, वही ये सेम है। देखो एक्स बी हुआ तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, इसमें ए के लिए है तो पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी। अब यहाँ जो हमारा माइनस पी नॉट बी है, एक्स बी के लिए पी नॉट बी निकाला, अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस पी नॉट ए। ये हमारा वाष्पशील के लिए था, तो वाष्पशील के लिए जो मान आता है वो ये था। अब यदि हम एक्स ए का मान निकालें तो ये मान यहीं से पी नॉट ए माइनस पी बटे पी नॉट, वो थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक्स ए के लिए निकालेंगे कि पी नॉट बी
माइनस पी बटे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो जो पी नॉट ए है, अब वाष्पशील के लिए तो ये ठीक है, वाष्पशील के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि बात करें हम अवाष्पशील के लिए तो वही है पी बी बराबर वो एक्स ए बराबर पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए वही है। लेकिन पी नॉट ए का मान तो शून्य हो गया ना, तो इसको शून्य रखते हैं तो ये मान निकल जाता है। ठीक है, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में वाष्पशील विलायक के वास्तव में अपेक्षित अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये यही लिखा है। अब रोयल्ट के नियम, तो रोयल्ट का हमने नियम देखा, तो हमने रोयल्ट का नियम देखा कि यदि एक्स ए ज्ञात करना है, कि विलयन में एक्स ए ज्ञात करना है, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और एक्स बी ज्ञात करना है तो पी नॉट ए माइनस पी बटे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये राउल्ट का नियम था सब। तो अब राउल्ट के नियम को कौन सा पालन कर रहा हो, कौन सा विलयन पालन ना करना, या के आधार पे विलयन दो भागों में बांट दिए कि एक तो आदर्श एक अनादर्श, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन अनादर्श विलयन, तो आदर्श विलयन रोयल्ट के विलयन को पालन कर रहे हैं, हमारे आदर्श कह दी, और अनादर्श विलयन तो ये पालन ना कर रहे तो इनके अनादर्श विलयन कह दी। आदर्श विलयन जो रोयल्ट बेल विलयन जो रोयल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। रोयल्ट का नियम क्या था, वही तो था एक्स ए का मान उसके बराबर होता है, अर्थात यही तो था कि उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यही तो था कि पी ए बराबर पी नॉट ए, यानी कि पी ए समानुपाती एक्स ए, यही तो नियम था जिसका सही रूप यही तो था पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो इसका जो पालन करते हैं वो तो होगा ये आदर्श विलयन, इसका पालन करते हैं, इसका पालन करते हैं। ये पहले को भले ही मत लिखो, इस लाइन को इनको लिख ले। और विलेय और विलायक के आयतन का कुल योग विलयन के आयतन के बराबर होता है, अर्थात बी नेट इट इज इक्वल टू बी विलेय के लिए प्लस बी विलायक के लिए, यानी कि विलेय का आयतन और विलयन के आयतन का योग ही तो होगा। लेकिन ऐसा वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि ताप का थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है आयतन पर। हम ये इसको भार के लिए प्रदर्शित कर सकते हैं कि विलेय का भार प्लस विलायक का भार इट इज़ इक्वल टू विलयन का भार, लेकिन आयतन के लिए प्रदर्शित नहीं कर सकते। यानी कि इसमें यह है कि आयतन परिवर्तन शून्य हो, डेल बी इट इज़ इक्वल टू शून्य। आदर्श विलयनों के लिए रोयल के नियम का पालन करते हैं, आयतन में अंतर नहीं करते, आदर्श बिल्कुल आदर्श है। ये विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य है, एंथैल्पी परिवर्तन यानी कि डेल एच इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें हीट चेंज नहीं होगा। विलेय और विलायक की बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, और विलेय और विलायक के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आदर्श विलयन, हम एक काल्पनिक विलयन की बात कर रहे हैं, हम एक काल्पनिक विलयन की बात कर रहे हैं। ऐसा काल्पनिक विलयन जिसमें ए जो विलेय है और बी जो विलायक है हमारा, आपस में दोनों रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। डेल बी इट इज़ इक्वल टू 0, आयतन में परिवर्तन शून्य है। और ये देखो, ये हमने थोड़ा ग्राफ प्रदर्शित किया है कि आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब इधर, मूल भिन्न इधर, सही है। ये बिल्कुल देख लीजिएगा आप, डेल बी इट इज़ इक्वल टू 0, डेल एच इज इक्वल टू 0,
और ए और बी के मध्य यानी कि विलेय और ब्लैक के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। रोयल के नियम का पालन करेंगे, इसका नियम का पालन करेंगे। बस ये है आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन वे विलयन जो राउल के नियम की पालना, रोयल के नियम की पालना नहीं करते, अर्थात ऐसे पालना नहीं की जा रही। और डेल बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसका बिल्कुल अपोजिट डेल वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात विलयन के आयतन में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, हीट में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और ए और बी के मध्य थोड़ी बहुत क्रिया तो होती ही है, अर्थात थोड़ी बहुत रासायनिक अभिक्रिया तो होगी ही। जैसे कि हम अनादर्श विलयन की बात कर, आदर्श विलयन जैसे एथेनॉल प्लस जल का विलयन, जबकि एथेनॉल प्लस मेथेनॉल का विलयन। इस प्रकार आप इनको देख लीजिएगा। अब विलयनों का आदर्श व्यवहार से विचलन, लेकिन जो विलयन वास्तव में विलयन होते हैं वो आदर्श नहीं होते। जैसे कि हमने पानी में चीनी को भी मिलाया, नहीं चीनी तो ये तो होता ही नहीं है। जैसे हाँ मान तो सकते ही हो आप, यदि पानी में चीनी को मिलाया है तो ये भी रोयल मतलब कि एक अनादर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। सामान्यतः विलयन आदर्श विलयन से विचलन दर्शाते हैं, क्योंकि विलेय और विलायक को मिलाने पर अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक बल प्रभावी हो जाते हैं। तो देखो ये विलयन हो गया, ये अनादर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। विलयनों के आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं, थोड़ा परिवर्तन दर्शाते हैं। रोयल के नियम आदर्श व्यवहार से विचलन के आधार पर विलयनों को पुनः दो भागों में बांटा गया है, उनको आप नीचे पढ़ेंगे। तो देखो विलयन आदर्श विलयन से विचलन दर्शाते हैं। अब क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि उनके जो विलेय और विलायक के अवयवी कण हैं उनके बीच कुछ बल लग जाएंगे, अभिक्रियाएं हो जाएंगी, अंतराण्विक आकर्षण बल लग जाएंगे, उनके कारण हो जाएंगे। अणु आपस में क्रिया करके या तो संगुणित होकर एक पदार्थ बना लेंगे या फिर आपस में टूटकर प्रतिस्थापन अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। और राउल नियम विचलन के आधार पर विलयन को फिर दो भागों में बांटा गया है, उनको नीचे दिखलाया गया है। तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले दो प्रकार के विलयन हो सकते हैं। मतलब कि देखो ये कोई विलयन है, ये कोई विलयन है, ठीक है। रोयल के नियम से विचलन दर्शा रहे हैं, अर्थात रोयल का विलयन कहता है क्या है कि पी ए यानी कि जो ए है इसके अंदर वो उसके अंदर का जो ये है ये एक्स ए के समानुपाती, और पी जो पी ए है वो बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर होगा। या फिर आप और डेल बी इट इज़ इक्वल टू जीरो होगा, और डेल एच इट इज़ इक्वल टू जीरो होगा। ये तो था रोयल के नियम का। जबकि तो ये हमारा हो गया क्या, रोयल के नियम का पालन करने वाले आदर्श विलयन। जबकि साधारणतः विलयन इससे प्रदर्शित करते हैं यदि धनात्मक के लिए, मतलब कि दो प्रकार से, यदि इनका मान ज़्यादा है तो ये धनात्मक हो गए, जबकि इतना ही है बस। जबकि यदि ये इनसे कम है तो ये ऋणात्मक विचलन हो गया। तो इस प्रकार विलयन को दो भागों में बांटा गया है। तो इनको और अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले वे आदर्श विलयन जिनमें देखो ये मैंने अभी बताए थे, ये होगा। अब ऊष्मा शोषी होगी, यानी कि डेल एच का मान यानी H2 माइनस H1 का जो मान है ये 0 से बड़ा होगा, यानी कि H2 का मान H1 से बड़ा होगा। और ये तो तभी हो सकता है जब H1 में कुछ ना कुछ ऐड किया जाए, अर्थात विलयन ऊष्मा शोषी होगा, ऊष्मा लेगा। ऐसे विलयनों में अवयवी कणों का वियोजन संभव होता है, परिणामस्वरूप उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। जैसे एथेनॉल प्लस जल का विलयन। जो आदर्श विलयन होते हैं ना, आदर्श विलयन जैसे एथेनॉल प्लस जल का विलयन अभी हमने देखा था आदर्श विलयन होता है, लेकिन आदर्श विलयन भी वास्तविक रूप से आदर्श स्थितियों पर ही आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन
आदर्श स्थितियों तो हम कहाँ तक इनको लाएंगे आदर्श स्थितियों पर, काल्पनिक रूप से ये संभव है, वास्तविक रूप से नहीं। और ये मैंने अभी आपको बताई थी, इस तीनों कंडीशंस ये हो गए। ये ये ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जिनमें आयतन में भी कमी हो रही है, और ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो अनादर्श विलयन को देखो, अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा हमने, एक तो धनात्मक विचलन वाले और एक ऋणात्मक विचलन वाले। तो ऋणात्मक विचलन वाले इनमें तो सब में कमी आ रही है, जैसे आयतन में कमी आ रही है, हीट में कमी आ रही है, और बाकी सब चीज़ में कमी आ रही है। रॉयल के नियम को पालन में भी कमी है रही है, और इनमें रोयल के नियम में के पालन मतलब कि रोयल के नियम हो ना, वहाँ में भी अधिकता पाई जा रही है। बी में अधिकता है, एच में अधिकता है, ये प्लस वाले। तो ये क्लियर हुए इस तरह से। एक बार मैंने गलती से बोल दिया था कि आदर्श विलयन वाले विलयनों को बांटा गया है, नहीं, ये यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा गलत लिख दिया गया है, ये गलत है, यहाँ पे इसको काट दिया जाए। एक यहाँ छोटा सा टॉपिक दिया है, स्थिरक्वाथी मिश्रण, यानी कि स्थिरक्वाथी मिश्रण क्या होता है। स्थिरक्वाथी मिश्रण का मतलब होता है स्थिर को जिसमें दो या दो से अधिक अवयवी या घटकों का वह मिश्रण जो बिना किसी रासायनिक संगठन परिवर्तन के एक ही ताप पर स्थिर होता है। स्थिरक्वाथी मिश्रण मतलब कि T = कांस्टेंट, पहली बात, और दो या दो से अधिक विलयनों का दो या दो से अधिक विलयनों का एक ही ताप पर समांगी मिश्रण जो बिना किसी संगठन परिवर्तन के एक ही ताप पर होता है। यानी कि ताप को कांस्टेंट रख के एक ही ताप पर, स्थिर ताप पर दो या दो से अधिक अवयवी घटकों का वह मिश्रण जो बिना किसी रासायनिक संगठन परिवर्तन के आश्रित होता है, स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये स्थिरक्वाथी मिश्रण को जो एक ही ताप पर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो इस प्रकार के विलयन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, इस प्रकार के, और निम्नतम वाष्पदाबी। तो इनमें ऐसे विलयन ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो अब एक आदर्श और एक अनादर्श विलयन का एक मतलब कि एक तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, तो एक तो अनादर्श विलयन के दो भाग थे हमारे, अनादर्श वाले विलयन के दो भाग थे, एक तो धनात्मक वाला और एक ऋणात्मक वाला। तो ऋणात्मक वाला एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म और पॉजिटिव वाला एथेनॉल प्लस जल। ऐसे एक एक उदाहरण याद कर लीजिए आप बस, एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस वो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अब बात करते हैं हम अणुसंख्यक गुणधर्म की। हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। इस पाठ का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक अणुसंख्यक गुणधर्म। अब अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे मतलब कि द्रव्य के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर रहते हैं, ऐसे विलयनों को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। द्रव्य के ऐसे गुण यानी कि किसी, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, समांगी मिश्रण। तो किसी विलयन आयतन में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इसका मान आणविक द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। आणविक द्रव्यमान का मतलब तो वो है कि अणु संख्या यानी कि अणुओं की जो संख्या होती है। तो हम यहाँ पर किसी विलयन
यानी कि द्रव्य के रूप में हम विलयन का ही अध्ययन करें तो किसी विलयन के वे गुणधर्म जिनका मान उनके निश्चित आयतन में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो आप परिभाषा के रूप में अणुसंख्यक गुणधर्म का यह दे सकते हैं कि किसी विलयन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन में उपस्थित अवयवी कणों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब ये जो गुणधर्म होते हैं ये 5 होते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, पहला, दूसरा क्वथनांक में अवनमन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरणीय दाब, यहाँ थोड़ा सही है वैसे तो परासरणीय दाब, तो अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर हमारा पहला गुणधर्म है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब हम समझ सकते हैं, वाष्प दाब वही है, ये जो लगने वाला जो दाब होता है उसी को वाष्प दाब कहते हैं। और जो ये वाष्प दाब में है इसमें अवनमन हम जानते हैं कमी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था राउल के नियम के अंदर, वाष्प दाब में जो अपेक्षित कमी होती है। वाष्प दाब में अवनमन यानी कि जो हमने राउल का नाम दिया था, लेकिन वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन को हमें समझना है। हम वाष्प दाब को जानते हैं, अवनमन को जानते हैं, लेकिन हमें यहाँ अपेक्षित अवनमन को तो हम समझते हैं। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के बारे में अब हमें बात करनी है। तो हम जानते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में घोलने पर हम जानते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में घोलने पर विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है, जिसका मान विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। ये किसके, राउल के नियम से ये तो सिद्ध हो चुका है, यही राउल का नियम था, वही तो है ये वाला राउल का नियम ही तो था। तो x के बराबर P0V माइनस, जब हम अवाष्पशील विलय के लिए था तो यहाँ पर हम अवाष्पशील विलय को ले ही रहे हैं, और ये है ही सिद्ध हो चुके ही हैं ये तो। ये सूत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए पहले तो। XA बराबर NA बटे NA प्लस NB, NA बराबर WA बाई N का मतलब है यहाँ पर हमारा मतलब कि मोल की संख्या, और मोल की संख्या जो हमारा यहाँ पर ये जो हमारा XA है, XA यह है, इसके भी तो तुल्य होता है। ये XA का जो मान है ये हमारा उन्हीं के तो। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं इनका इस्तेमाल, ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं इनका इस्तेमाल हम अणुसंख्यक गुणधर्म का केमिस्ट्री में क्या योगदान है इसके बारे में हम बताने के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म दिए गए। अणुसंख्यक गुणधर्म से हम किसी भी बड़े से बड़े मॉलिक्यूल अथवा छोटे से छोटे मॉलिक्यूल को तो हम याद ही कर सकते हैं, लेकिन छोटे से लेकर बड़े से बड़े मॉलिक्यूल का हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म से। तो अब हम ये हमारा राउल का नियम क्लियर है, इसके अंदर हमारा जो ये XA है ये इसके भी तो तुल्य है, NA बटे NA प्लस NB। XA बराबर WA बाई MA। तो देखो XA बराबर विलय के मोल बटे विलयन के मोल, विलय के मोल NA बटे WA बटे MA, और NB बराबर W बटे MB। ये है ये, तो इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यदि विलयन अत्यंत तनु है तो अब यहाँ पर विलायक क्या है, विलायक हमारा B है, विलायक हमारा B तो है, तो
हम इसको नगण्य मान लेते हैं, जीरो के तुल्य मान लेते हैं। तो इसको जैसे ही हम जीरो के तुल्य मानेंगे तो हम जैसे ही हम इसको जीरो के तुल्य मान लेते हैं तो हमारा सूत्र हो जाता है ये वाला। तो ये बराबर एक्स ए के दोनों बराबर थे, तो हमने दोनों को एक बराबर रख दिया आपस में। और जैसे ही हम दोनों को एक्स ए के बराबर रख देते हैं, यहाँ पर इसका पक्षांतर आपस में करने पर हमें ये सूत्र प्राप्त होता है। फिर हम इसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र के द्वारा हम बड़े से बड़े मतलब कि इस मॉलिक्यूल का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो WA/MA भार बटे अनुभार MA को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि PV में ये तो हमें ज्ञात है, ये हमें ज्ञात है। तो इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन है, आप इसको हल करके भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब क्वथनांक में उन्नयन यानी कि क्वथनांक में कमी। तो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक किसे कहते हैं कि किसी विलेय को, कोई विलेय है, उसको वाष्प में परिवर्तित करने के लिए वह मिनिमम टेम्परेचर जिसके से वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में घोला जाता है तो विलेय में क्वथनांक में वृद्धि हो। हाँ, क्वथनांक तो आप समझ गए, ये होता है कि वह ताप है जो कि इस द्रव को वाष्प में बदलती है। अब यदि हम यहाँ पर कुछ क्या पटक दें, अवाष्पशील द्रव पटक दें, अवाष्पशील विलेय मिला दें, तो यह इसको वाष्प में नहीं परिवर्तित होने देगा। और वाष्प में यदि यह नहीं परिवर्तित होगा तो हमें और अधिक ताप लगाना पड़ेगा, और ताप अधिक लगाना पड़ेगा तो क्वथनांक जो ताप है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह जब किसी अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलेय में मिलाकर उसके क्वथनांक को ज्ञात किया जाता है तो उसकी में वृद्धि हो जाती है, वाष्प दाब में कमी आती है। वाष्प दाब में तो कमी आती है क्योंकि जो इसका जो वाष्प है वो कम हो गई, लेकिन ताप तो बढ़ गया वाष्प के लिए, तो क्वथनांक तो में वृद्धि हुई है, वाष्प दाब में कमी होती है। अतः विलयन को अतिरिक्त ताप पर गर्म करना पड़ता है। क्वथनांक में उन्नयन को मोल भिन्न के समानुपाती होगा। अब जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक माना पहले था वो TB था, TB टेम्परेचर भी, और विलयन में यह क्वथनांक बढ़कर T0B, नॉट और लग रहा है, और फिर ये TB हो गया। तो क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? TB माइनस T0B यानी डेल TB। तो ये जो डेल TB है ये उसके तो समानुपाती होगा ही, जिसके कारण जिसकी मात्रा के कारण इसका ताप बढ़ा है, इसका क्वथनांक बढ़ा है। तो ये यानी कि ये जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि ये XA जितनी मात्रा होगी TA जितना अधिक होगा, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर इसको KB के बराबर रखते हैं। तो KB क्या है? KB एक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। हम जानते हैं XA बराबर ये होता है WA/MB/WB/MA। इसको इस प्रकार लिखा गया है WA/MA और MB/WA। और इसको इसके तुल्य रखेंगे, और यहाँ से हम अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। वह सूत्र उत्पन्न मोललता, यहाँ से हम मोलरता के स्थान पर मोललता ज्ञात करेंगे। देखो, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान यानी WA/MA/WB। तो WA/WB/WMA है ना। तो इसके स्थान पर हम मोललता M रखकर और इसको इस प्रकार भी एक ही लाइन में रख सकते हैं, भले इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन सूत्र तो है ही है। तो इस प्रकार यह इसके मोललता के भी समानुपाती होता है। अब हिमांक में अवनमन, जो हमारा तीसरा गुण है, हिमांक में अवनमन। यानी हिमांक क्या होता है? पहले तो आप ये समझो हिमांक क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कि हम फ्रिज में किसी भी वाटर को रख देते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस होते ही वाटर जमने लग जाता है।
वाटर जमने लग जाता है। तो वाटर को बर्फ़ में परिवर्तित करने के लिए वह न्यूनतम ताप, यानी कि किसी भी द्रव्य को, किसी भी ठोस या द्रव को नहीं, किसी भी द्रव को, किसी भी लिक्विड को ठोस में परिवर्तित करने के लिए वह न्यूनतम ताप हिमांक कहलाता है। तो वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था साम्य स्थापित हो जाता है, अर्थात दोनों का वाष्प दाब समान हो जाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि ये द्रव है, जैसे कि ये इसमें द्रव भरा हुआ है, ये द्रव है, और हमने इसको रख दिया फ्रिज के अंदर। तो अब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट इसका कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था, यानी कि जैसे ही यह ठोस हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए ये द्रव है इस समय, तो ये द्रव है, तो इसका वाष्प दाब मान लीजिए TB है, और जब हमने इसको न्यूनतम ताप पर, मतलब कि इसको किसी ताप पर और ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया, तो अब मान लीजिए इसका जो वाष्प दाब है T0B है। तो हम इस प्रकार भी तो परिभाषा दे सकते हैं कि ठोस और द्रव अवस्था में जब उसका साम्य स्थिति, यानी कि ठोस और द्रव दोनों अवस्था में जब उसका वाष्प दाब समान हो जाएगा, तो वही हिमांक है। यानी कि कोई ठोस है, कोई द्रव है, और ये फिर उसका ठोस है, तो इन दोनों का जब, मतलब कि TB ये जब इसके बराबर हो जाएगा, इसके वाष्प दाब का, इसके वाष्प दाब के, द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तो उतना ताप हिमांक कहलाएगा। इस प्रकार हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो अब यदि ये था विलयन, अब यदि हमने इसमें क्या डाल दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो इसका हम देखते हैं कि इसका हिमांक कम हो जाता है। अब क्यों हो जाता है कम? क्योंकि जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलय डाला, तो पहले नियम के तहत इसके वाष्प दाब में कमी आएगी, और वाष्प दाब में कमी आ गई, तो हमको वाष्प दाब ही तो कम करना है, यानी कि हिमांक हम कैसे प्राप्त करेंगे कछुई को, कि हमको या जैसे द्रव है, तो हमको या को वाष्प दाब इतना कम करना है कि ये इसका जो वाष्प दाब है वो ठोस के ही बराबर हो जाए। तो यदि हमारा वाष्प दाब अवाष्पशील विलय मिलाने से पहले ही कम हो जाएगा, तो हमारे हिमांक में कमी आ जाएगी। पहले तो हमें ताप इतना कम करना पड़ रहा था कि उसका वाष्प दाब उसके बराबर हो जाए, लेकिन अब तो हमें ताप कम करना पड़ रहा है, मतलब कि ताप में, उस न्यूनतम ताप में भी ताप में कमी कम हो रही है, तो इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। और इसको हम यह भी मोल भिन्न के उसी प्रकार समानुपाती होता है, उस अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इस प्रकार इसका ये होगा ग्राफ। अवाष्पशील विलय की, हाँ ये वही लिख रहा है, अपेक्षित अवनमन होता है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवयवी कणों के बीच अंतराणु आकर्षण बल में वृद्धि होती है, द्रव के कण पास आने लगते हैं, उनका संगुणन होने लगता है, अतः हिमांक में अवनमन हो जाता है। अवाष्पशील विलय को मिलाने पर हिमांक में अवनमन हो जाता है, जिसका मान वाष्प दाब के तुल्य होता है, मतलब कि उसके समानुपाती होता है। तो यही तो कहा था, ये इसके XA के समानुपाती होगा, और ये नहीं, इस लाइन को छोड़ दो भले ही आप नहीं समझ में आ रही हो तो। ये वाली लाइन को समझना इम्पोर्टेंट है, जो कि आप समझ चुके हैं। XA के समानुपाती होगा जो डेल टी F है, डेल टी का F का मतलब है कि उस वाष्प दाब में कमी, यानी कि T2 माइनस T1, पहले T1 था, वो पहले T1 ताप था, फिर T2 ताप हो गया, तो इनके जो कमी हो गई, यही तो हो गया TF के बराबर। यह XA के समानुपाती होगा, और इसके द्वारा हम अनुभार ज्ञात कर सकते हैं तनु विलयन के लिए। इस प्रकार का सूत्र व्युत्पन्न होगा, यहाँ पर ये हमारा नियतांक होगा
फिर इस प्रकार हम इसकी मोललता ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा, सारे उत्तर क्लियर होंगे। अब जो हमारा तीसरा हो गया, चौथा है हमारा परासरणी दाब। यह दाब, तो पहले आप समझे परासरण क्या होता है और इसका अपोजिट होता है विसरण। तो ये क्या होता है, इन दोनों को समझ लेते हैं। तो परासरण, विसरण, पहले विसरण। विसरण का मतलब तो जब जानते हो कि बहना। सामान्यतः गैसों का गुण होता है जिनमें गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैसों का बहना भी विसरण कहलाता है। ठीक है, उच्च से निम्न की ओर बहना। पानी भी इसी तरह से, द्रव का भी विसरण, द्रव का भी ये गुण है और गैस का, द्रव और गैसों का गुण होता है कि वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। जो द्रव होता है वह उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर बहता है और गैसें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। जबकि परासरण इसका अपोजिट होता है। परासरण अर्थात मतलब कि विसरण की परिभाषा ही देख लेते हैं कि गैसों के अवयवी कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गतिशील होते हैं। यह गुण गैसों में विसरण कहलाती है। ठीक है, और उसी प्रकार द्रवों में भी देखा जा सकता है। परासरण जो है ये केवल द्रवों की घटना है, लेकिन हाँ भले ही द्रव, परासरण जो है वो विसरण का उल्टा होता है। विसरण उच्च से निम्न की ओर जा रहे थे, किसमें, विसरण में, लेकिन इसमें यह निम्न से उच्च की ओर जाते हैं। यह गुण कहलाता है परासरण। तो इसमें यह केवल द्रवों की घटना है जिसमें विलायक के अवयवी कण निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गतिशील होते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ थोड़ी सी शर्त है कि निम्न से उच्च की ओर तो यह बहेलेंगे, लेकिन उनके मध्य एक अर्धपारगम्य झिल्ली होना चाहिए। एक अर्धपारगम्य झिल्ली होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी किशमिश या दाख को पानी में पटकते हैं तो वो किशमिश या दाख फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो किशमिश या दाख होती है उसके अंदर तो मतलब कि मटेरियल भरा होता है, यानी कि वो तो सघन होती है अंदर से, जबकि पानी जो जिसके अंदर हमने उसको रखा है या दूध जिसके अंदर हमने उसे रखा है वो तनु होता है, अर्थात उसकी निम्न सांद्रता होती है, निम्न, और इसकी उच्च। और जो दाख की ऊपर की झिल्ली होती है या किशमिश के ऊपर की जो झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के समान होती है। तो निम्न से उच्च की ओर परासरणी द्रवों का विलयन का गुण ही होता है। तो इस प्रकार यह किशमिश के अंदर वाटर चला जाता है और किशमिश फूल जाती है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप उस किशमिश के पानी को पुनः निकालना चाहते हो, उस फूली हुई किशमिश के पानी को निकालना चाहते हो और किशमिश को पहले की तरह करना चाहते हो, तो अब जो उसके अंदर, किशमिश के अंदर जो वाटर है, जो सघन की जगह थोड़ा विरल हो गया है, उस विरल को किसी सघन माध्यम में रख दो। जैसे कि आप भले ही उसको चून के अंदर रख दो, लेकिन होना चाहिए बिल्कुल सघन माध्यम, और होना चाहिए थोड़ा दबा, मतलब कि होना चाहिए द्रव्य माध्यम ही, लेकिन दाख के अंदर के माध्यम से सघन होना चाहिए। तो वो पानी पुनः उस दाख में से निकल जाएगा। यही गुण इसका परासरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ एक प्रयोग दिया गया है, और परासरण की घटना को रोकने के लिए उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। कि परासरण को रोकने के लिए जैसे कि ये एक फ्लास्क लिया है हमने, फ्लास्क लिया है, यहाँ पर उच्च सांद्रता है, इसके अंदर कम सांद्रता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो उच्च से निम्न की ओर यहाँ पर कम सांद्रता, यहाँ पर उच्च सांद्रता, तो निम्न से उच्च की ओर कोई भी द्रव बहेगा, यह परासरण होता है। लेकिन यदि हम इसमें यहाँ पर दाब लगाएं तो हम इसको रोक सकते हैं। लगाया गया दाब हम इस परासरणीय घटना को होने से रोक सकते हैं, यह परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण दाब कब घटता है, कब बढ़ता है, बस यही हमें इसमें पढ़ना है।
उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया दाब जिससे परासरण की घटना रुक जाए। विलायक के अवयवी कणों का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह रुक जाए, परासरण दाब कहलाता है। और प्रतिलोम परासरण, तो परासरण की दिशा को बदल देना प्रतिलोम परासरण कहलाता है। उच्च सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरकर निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर गतिशील होना प्रतिलोम परासरण कहलाता है। और प्रतिलोम परासरण के लिए उच्च सांद्रता वाले विलयन पर डाला गया दाब प्रतिलोम परासरण दाब कहलाता है। अर्थात यदि हम उस दाब को इतना बढ़ा दें, परासरण दाब को इतना बढ़ा दें कि वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर द्रव बहने लग जाएं, तो इसे हम प्रतिलोम परासरण या विसरण के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसे प्रतिलोम सांद्रता ही कहते हैं, हम प्रतिलोम परासरण दाब ही कहते हैं। जैसे कि इस चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ से इधर की ओर और यहाँ से इधर की ओर नहीं, ये निम्न सांद्रता, ये उच्च सांद्रता, ये उच्च सांद्रता, ये निम्न सांद्रता। तो निम्न से उच्च की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर परासरण की क्रिया होगी। अब यदि हम इस पर इतना अधिक दाब लगाएं कि यह परासरण की क्रिया ना हो पाए, तो इसे परासरण दाब कहते हैं। लेकिन यदि हम इस दाब को इतना अधिक बढ़ा दें कि यह क्रिया उल्टी अपोजिट दिशा में होने लग जाए, तो हम इसे प्रतिलोम परासरण दाब कहते हैं। जैसे कि P1 पर तो ये रुक गए, P1 पर तो यह इधर बह रहा था तो ये रुक गया, और P2 पर यह उल्टा जाने लगा। तो परासरण दाब प्रमुख रूप से विलयन की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है, जिसके लिए बॉन्टहॉफ ने निम्नलिखित 2 नियम दिए। अब बॉन्टहॉफ ने अपने 2 नियम दिए इसको समझाने के लिए। बॉन्टहॉफ-बॉयल नियम, बॉन्टहॉफ ने ना कोई अपना नियम नहीं दिया, उसने तो वही बॉयल को नियम और चार्ल्स को नियम दोनों नियम उठा कर अपने नाम पे रख दिए। द्रव अवस्था में बॉयल और चार्ल्स ने गैस अवस्था में दिए, पर क्या दिमाग ज़्यादा उन्हें। यानी यूँ कोई निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि दाब बढ़ाएंगे अपन वो ये निम्न उच्च, तो निम्न से उच्च सांद्रता की ओर बहता है। तो किसी निश्चित सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। यानी वो पहला वाला नियम तो पढ़ना ही भूल गए। कि निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतना ज़्यादा ये घटक होगा, ये तो सीधा सा है। परासरण दाब को हम ये पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं। बॉन्टहॉफ दाब ताप नियम, बॉन्टहॉफ दाब ताप नियम। तो किसी निश्चित सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है, T समानुपाती C। इन दोनों नियमों को एक संग रखेंगे तो C, और यहाँ पर R कांस्टेंट हो गया तो CRT, और जो ये है परासरण ये है C, तो C जो है ये हमारी सांद्रता ही तो है। सांद्रता को हम विलय के मोल बटे विलयन का आयतन के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो N/B/RT और पाई B बराबर NRT। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ N विलय की मोलों की संख्या, R 0.0021। देखो R का मान गैस के लिए लिया जाता है, R का मान गैस के लिए लिया जाता है 8.314, और द्रवों के लिए इस नियम में लिया जाता है 0.0021। हम जानते हैं विलय के मोल इसके बराबर होते हैं। N का मान यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है, और वही
यहाँ से इस प्रकार अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। अब विलयनों के प्रकार, अब विलयनों के कुछ प्रकार हैं जैसे परासरणी दाब के आधार पर समपरासी विलयन, अतिपरासी विलयन और एक न्यून परासी विलयन। 3 प्रकार के विलयनों में बांट दिया। तो समपरासी विलयन वे 2 विलयन जिनका परासरणी दाब समान होता है समपरासी विलयन कहलाते हैं। और अतिपरासी किन्हीं 2 विलयनों में वह विलयन किन्हीं 2 विलयन, जैसे ये 2 विलयन हैं, इनके यदि परासरणी दाब विलयन है तो परासरणी दाब समान है तो इन्हें समपरासी विलयन कहेंगे। यदि इनमें से एक का परासरण अधिक है दूसरे का कम है तो जिसका अधिक है उसे अतिपरासी विलयन और जिसका कम है उसे न्यून परासी विलयन कहते हैं। अब यदि दोनों का समान समपरासी विलयन में दोनों की सांद्रताएं समान होंगी और अतिपरासी विलयन में जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसकी सांद्रता अधिक होगी और कम परासी विलयन में जिसका न्यून परासी विलयन वाले का सांद्रता कम होगी। सिंपल है, क्योंकि परासरण दाब की समानुपाती होती है सांद्रता। एक लास्ट टॉपिक है असामान्य आणविक गुणधर्म। तो किसी पदार्थ का प्रेक्षित द्रव्यमान यदि वास्तविक आणविक द्रव्यमान से भिन्न प्राप्त हो तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न आणविक द्रव्यमान का असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ का प्रेक्षित द्रव्यमान यदि वास्तविक आणविक अणुभार से भिन्न प्राप्त हो तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न आणविक द्रव्यमान को असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो यदि हम इन अणुसंख्यक गुणधर्मों के उपयोग से किसी का भी अणुभार निकालें तो आदर्श विलयनों के लिए तो अणुभार सत्य निकलता है, अर्थात वास्तविक अणुभार के बराबर निकलता है। लेकिन यह अनादर्श विलयनों के लिए अणुभार वास्तविक अणुभार के तुल्य नहीं निकलता है। यानी कि जो हम मापेंगे, जो हम प्रेक्षित द्रव्यमान निकालेंगे वो वास्तविक आणविक द्रव्यमान के लिए भिन्न प्राप्त होता है। इसे हम असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अनादर्श विलयनों में राउल के नियम की पालना नहीं होती, अतः कणों का वियोजन और संगुणन हो जाता है, जिसके कारण अनादर्श विलयनों में अणुभार समान नहीं निकल पाता है। जब किसी घटक में वियोजन हो जाता है तो प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान में कमी आती है और संगुणन हो जाता है तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि K4FeCN6 के अभी कणों के विलयन में वियोजन होता है तो इसका प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान कम हो जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन बंध के कारण 2 अणुओं का संगुणन हो जाता है तो जब एसिटिक अम्ल का द्विलकीकरण करते हैं तो आणविक द्रव्यमान बढ़कर 2 गुना हो जाता है। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए फिर वही वैज्ञानिक आगो बॉन्टॉफ ने यूँ कही कि मैं करूँ या समस्या को हल, मोर पास है दिमाग। बॉन्टॉफ ने अपना गुणांक दिया, बॉन्टॉफ गुणांक कि या को गुणा कर दो वास्तविक अणुसंख्या गुणधर्म में कि आई तो प्रदर्शित करें कि आई को गुणा कर दो वास्तविक अणुसंख्या गुणधर्म में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म और वास्तविक अणुसंख्या गुणधर्म का अनुपात बॉन्टॉफ गुणांक कहलाता है। यानी कि हमको निकालना है वास्तविक, हमको प्राप्त हुआ प्रेक्षित, तो वास्तविक निकालने के लिए हमें पता है आई का मान, हमको पता है प्रेक्षित, हमको पता है हमने प्रेक्षित निकाल लिया, हमको चाहिए कितने एक वास्तविक, तो प्रेक्षित में अपन आई को भाग दे देंगे ना, जिससे हमको वास्तविक मिल जाएगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम अणुभार के लिए, वाष्प दाब के लिए, क्वथनांक के लिए, हिमांक के लिए। और कंडीशन फर्स्ट, यदि विलयन आदर्श प्राप्त होगा तो हमेशा आई बराबर 1 प्राप्त होगा, जिससे वास्तविक प्रेक्षित और वास्तविक द्रव्यमान वास्तविक गुणधर्म बराबर होंगे। कंडीशन सेकंड, यदि आई का मान 1 से ज़्यादा है तो अवयवी कणों का संगुणन होगा, यानी अवयवी कण दोनों मिलकर जुड़ जाएंगे और वास्तविक मान से कम प्रेक्षित मान वास्तविक मान से, यानी आई का मान 1 से कम है। यदि
आई का मान 1 के बराबर आ जाए तो वास्तविक अनुसंख्यक गुणधर्म और प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म बराबर हो जाएंगे। लेकिन यदि इसका मान 1 से क्या आ जाए ज़्यादा तो वास्तविक का मान प्रेक्षित से ज़्यादा आ जाएगा, और वास्तविक का मान प्रेक्षित से तभी ज़्यादा आ जा सकता है जब प्रेक्षित का कम, मतलब कि प्रेक्षित को जो अनुसंख्यक गुणधर्म है, मतलब प्रेक्षित को जो अनुभार है, प्रेक्षित को जो अनुभार है वो वास्तविक से कम है। और ये तो तभी है सके जब अणु जो हैं टूट गए हुए बस, और यदि यहाँ को ज़्यादा है तो अणु यानी कि जुड़ गए बस। इस तरह अनुभार ज्ञात होगा। ये तीनों कंडीशंस थी। असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म, तो विलयन में वियोजन अथवा संगुणन पाया जाता है। विलयन में वियोजन या संगुणन पाया जाता है अनादर्श विलयनों में, तो इस कारण विलयन अनादर्श हो जाते हैं तथा वाष्पताप में अपेक्षित अवनमन, ये सूत्रों में बतला दिए गए हैं। ये हिमांक का और ये परासरण दाब का। अब वियोजन की मात्रा और ब्योंटहोफ गुणांक। यदि कण टूट जाते हैं, हम जानते हैं कि जब विलयन में अवयवी कणों का वियोजन होता है तो प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म बढ़ जाता है। यह पदार्थ के आयनन पर निर्भर करता है। जैसे कि कोई पदार्थ A है, Na में टूट गया तो A माइनस अल्फ़ा n अल्फ़ा के बराबर ही तो होगा। और यहाँ से हम सभी के लिए संगुणन की मात्रक मान का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस तो वियोजन की मात्रा, यदि एक कण है A, 2 कणों में टूट गया मान के चलिए B और C में, तो A पहले 1 था तो ये 0 थे पहले t बराबर 0 समय पर। यदि इसमें से थोड़ा भाग टूट गया, यानी कि इसमें से थोड़ा भाग टूटा और तो ये भी अल्फ़ा बन जाएगा, ये भी अल्फ़ा बन जाएगा। यानी कि यदि हम इसको एक ही प्रकार से लिखें तो इनको ना लिखकर हम यहाँ पर NB लिखकर और इसको n अल्फ़ा लिख सकते हैं कि जितने ज़्यादा A होंगे उतने ज़्यादा अल्फ़ा बन जाएंगे। तो इस प्रकार इसको तो हम समझ गए यहाँ तक। अब बॉन्टहोफ गुणांक किसके बराबर है? प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म बटे वास्तविक अनुसंख्यक गुणधर्म। तो प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म हमने कितना मापा? तो हमें जब प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म हमने इनका योग मापा कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। लेकिन वास्तविकता में कितना था? कुल मिलाकर इनका कितना हो गया वास्तव में? 1। तो 1 का गुणा I में किया तो I बराबर, यानी बॉन्टहोफ गुणांक बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 कॉमन आ गया। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर I माइनस 1 बटे n माइनस 1। और संगुणन की मात्रा के लिए देखें तो संगुणन में क्या हुआ? जैसे एक कण था, 2 कण थे तो 2 से 1 बन गया, या 3 से 1 बन गया, 4 से, यानी कि Na से A बन गया, यानी कि A से A बटे n बन गए। तो 1 माइनस अल्फ़ा टूटा तो अल्फ़ा बाई n बना। इसको इस प्रकार फिर इस प्रकार और इस प्रकार लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर n कोष्टक में I माइनस 1 बटे 1 माइनस n। अब गैसों के अपवर्तन गुणांक को परिभाषित कीजिए। गैस के अपसाधन गुणांक को परिभाषित कीजिए। गैसों की द्रव्य में ये तो क्वेश्चन है, इनको छोड़ दो।
यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। इसको देखो, इसको और भी सरल किया जा सकता है वैसे तो। ये तो हो ही गया हमारा, याद हो जाएगा कि यदि वियोजन यदि टूट रहा है एक तो अल्फ़ा बराबर I माइनस 1/n-1, ठीक है। और इसको इस प्रकार याद किया जा सकता है, यहाँ तो थोड़ा कठिन पड़ता है, इसको इस प्रकार याद कर लीजिए कि अल्फ़ा बराबर I माइनस 1/y, I माइनस 1/n-1 था तो 1/n-1, I माइनस 1/n-1, इसको इस प्रकार याद कर लीजिएगा। ये पार्ट कंप्लीट।